15 जून को रायसेन में हुई रैली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिन बंदिशों का सामना किया, उस पर ताज भोपाली के शेर की ये लाइनें फिट बैठती हैं। पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफर, किससे कहें कि पांव के कांटे निकाल दे। अपने राजनीतिक करियर की ये पहली ऐसी रैली होगी जिसमें अपने मिजाज के विपरीत सीएम शिवराज ने ना तो माला पहनी, ना गुलदस्ता लिए और ना ही स्वागत कराया। कोरोना में नियमों की अपनी मजबूरी को उन्होंने बयां भी किया था। बहुत दिनों बाद आना हुआ है, लेकिन आना भी ऐसा हुआ कि पास नहीं आ सकते। अब कोरोना ऐसी बीमारी है कि जो दूर दूर रखती है। अगर कोरोना नहीं होता तो क्या मैं यहाँ रुकता मंच पे? चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही वे कोरोना की जंग में जुटे हैं ताकि प्रदेश को इस महामारी से बचाया जा सके। दिन रात की आपाधापी में खुद ही भूल गए कि सेहत का भी ध्यान रखना है, लेकिन जैसे ही समझ आया सबसे पहले ट्वीट कर जानकारी दी। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे कोविड-19 के लक्षण आ रहे थे। टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वह अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। मेरे निकट संपर्क वाले क्वारंटीन में चले जाएं। मुख्यमंत्री की सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए हर कोई कामना कर रहा है। उनकी तबीयत एकदम ठीक है, वो स्वस्थ हैं और जल्द से जल्द स्वस्थ हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो कोरोना से बहुत जल्दी बाहर आए। दवाओं के साथ सबकी दुआएं हैं कि मुख्यमंत्री जल्द स्वस्थ होंगे, लेकिन कोरोना काल में ये उपचुनाव किसी आम चुनाव से कम नहीं है। ऐसे में सीएम ने पॉजिटिव होने के बाद जिस संजीदगी से एक संदेश दिया है वो आने वाले दिनों के लिए एक लाइन से कम नहीं है, जो कहती है कि कोरोना से ना डरना है, ना छुपाना है, ना घबराना है, बस लड़ना है, वो नियमों का पालन करना है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है शो मस्ट गो ऑन। ये जिंदगी का मंत्र है, जिंदगी का फलसफा है और जिंदगी का ये फलसफा कहता है कि चरे वेती, चलते रहिए, चलते रहिए। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना संक्रमित होने के बाद भी उनका जो ट्वीट हमने देखा, उसमें उन्होंने कहा कि वो कोशिश करेंगे कि हॉस्पिटल से वो कोरोना को लेकर अपनी रिव्यू मीटिंग्स जारी रखें और परिस्थितियां अनुकूल नहीं हुई तो उनके 4 साथी हैं जो ये जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो जेस्चर शो किया कोरोना के खिलाफ, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात कि कोरोना का जो मूल मंत्र है कि छिपाना नहीं है, और जैसे ही ये टेस्ट रिपोर्ट आपकी आती है, उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी सबको दी और ये बताया कि वो कोरोना संक्रमित हैं। उन्होंने एहतियात पूरे बरते, लेकिन फिर भी ये रोग हो गया और ये हमने देखा है कि ये रोग एक संक्रामक रोग है और कई बार तमाम तरह के एहतियात बरतने के बाद भी ये हो जाता है। ये तो बात हुई मुख्यमंत्री के एक पॉजिटिव जेस्चर की और वो लड़कर वापस लौटेंगे। सबकी शुभकामनाएं, हम सभी की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। जल्द ही वो स्वस्थ होकर फिर अपने रूटीन कामकाज में, प्रदेश के विकास की अपनी योजनाओं में वो जुटेंगे। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में 1 दर्जन से ज़्यादा राजनेता और उनके परिवार इस समय कोरोना से प्रभावित हैं। परिवार को अगर सदस्यों को शामिल कर लें तो ये संख्या 2 दर्जन के आसपास या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। और इसकी वजह ये है कि मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव खड़े हैं सामने, 2 महीने बाद अगर हम माने कि होते हैं, तो ये एक बड़ी चुनौती है। और कई तस्वीरें हमने ऐसी देखी जहां सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नज़र ही नहीं आई, और कहाँ नज़र आएगी, क्योंकि जो टिकट के आकांक्षी है, कार्यकर्ता हैं, और कोई भी बड़ा नेता अगर किसी जगह पहुंचता है तो उसके साथ पहुंचते हैं ढेर सारे उनके समर्थक जो चेहरा भी दिखाना चाहते हैं और अपने प्रिय नेता से मिलना चाहते हैं और अपनी बात भी रखना चाहते हैं। लेकिन हालात बहुत चुनौतीपूर्ण हैं और इन परिस्थितियों में हम सब को ये समझदारी दिखानी होगी कि अगर राजनेता है भी तो हम संयम रखें, राजनेता को भी खुलकर अपनी बात कहनी चाहिए। कई बड़े सवाल भी खड़े हुए हैं इससे कि जब प्रदेश के मुखिया और देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं।
हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जगदीश द्विवेदी जी। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं ग्वालियर से जुड़ रहे हैं आशीष अग्रवाल जी, बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता, मैं उनका स्वागत करता हूं। और साथ ही कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता अब्बास हफीज़ साहब मेरे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले अब्बास हफीज़ साहब की एक रिएक्शन लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। हफीज़ साहब, हम सब की शुभकामनाएं मुख्यमंत्री के साथ हैं और कोई इस समय दो ही राजनीतिक दल मध्य प्रदेश में प्रमुख हैं जो चुनावी उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, और आप दोनों खेमों में कोरोना ने अपनी दस्तक दी है। कुणाल चौधरी मुझे याद आते हैं, लखन घनघोरिया जी इस समय दिल्ली में हैं, मेदांता में हॉस्पिटलाइज हैं, ईश्वर उन्हें स्वस्थ करके जल्दी फिर मोर्चे पर उतारे। किस तरह देखते हैं आप? निश्चित तौर पर राजनेता का बच पाना, जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं स्टूडियो में और तमाम प्रिकॉशंस जो हम ले सकते हैं वो हम पूरे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो अदृश्य शत्रु कहाँ छिपा है, कब कहाँ से हमला करेगा, हमें नहीं मालूम। हम सिर्फ मानसिक रूप से तैयार हो सकते हैं। किस तरह देखते हैं आप इस चुनौती को भी, और क्या कहेंगे? शरद जी, चिंता का विषय है कि देश में पहली बार कोई मुख्यमंत्री इस तरह से कोरोना संक्रमित हुए हैं, और हमारी कांग्रेस पार्टी की कामना है कि, और पूरी हमारी दुआएं हैं शिवराज जी के साथ कि वो जल्द स्वस्थ हों और बाहर हों और फिर से मैदान में काम अपना संभालें। और राजनीतिक जो मतभेद होते हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन हर कोई एक साथ खड़ा होता है अगर कोई परेशानी का समय होता है। लेकिन मुझे लगता है कि शिवराज जी को अब थोड़ा आराम भी करना चाहिए। वो एक बहुत ही कर्षक और बहुत हिम्मत वाले नेता है, सबको मालूम है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको जिम्मेदारी दे दें, कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना दें, जैसे आपके यहाँ चल रहा था अभी के वो वहीं से अपने रिव्यू मीटिंग्स लेंगे। तो मुझे लगता है रेस्ट, एक आराम बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुछ वक्त के लिए अगर कोई कार्यवाहक मुख्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हों, बहुत टैलेंटेड मंत्री हैं उनके, या गोपाल भार्गव जी हों, इनमें किसी को जिम्मेदारी देकर आराम करना चाहिए उनको, और फिर आके स्वस्थ होकर दोबारा अपना काम करना चाहिए। और हम सब लोग, जब पता चल गया है भाजपा को भी कि अब चुनाव कोरोना काल में नहीं होंगे, तो इस तरह के जो अभियान है, सदस्यता अभियान, जो खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे हैं, और उनके बहुत से मंत्री भी इसमें दिखते हैं, क्योंकि मंत्रियों से ज्यादा लोगों को मिलना होता है और बहुत से काम होते हैं, अफसर अधिकारी होते हैं जो उनको रिपोर्ट देते हैं, पीएसओ सारे होते हैं। तो कुछ वक्त के लिए विराम लगाना चाहिए और काम करना चाहिए अपने सेफ्टी के साथ, जनता की सेफ्टी रक्षा के साथ, सुरक्षा के साथ। तो मैं यही कहूँगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन एक अपेक्षा आज हम आप दोनों से ये भी रखेंगे, अपनी सीमाओं के भीतर कुछ गाइडलाइंस भी, मीडिया को ही नहीं, हम लोगों ने भी कुछ सीमाएं तय की हैं, और सीमाएं आप लोगों ने भी तय की होंगी, राजनीतिक दलों ने भी तय की होंगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप आखिर कहाँ तक और कितना जोखिम उठाकर लोगों तक पहुँचेंगे। आशीष जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, फिर मैं जगदीश जी की तरफ चलूँगा, कुछ बड़े मसलों के साथ जो हमारे और आपके सामने बड़ी चुनौती हैं। जी आशीष जी। देखिए, बड़े ही दुख का विषय है कि मध्य प्रदेश के लोकनायक आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश वासियों को संक्रमण से बचाने की जद्दोजहद में स्वयं संक्रमित हो गए हैं। परंतु मैं ऐसा मानता हूं कि 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश वासियों की प्रार्थनाएं उनके लिए होंगी कि वे जल्द स्वस्थ हों और हम सबके बीच दोबारा से इस लड़ाई को लड़ने में हमारे सेनापति के रूप में एक्टिवली इन्वॉल्व हों। कहते हैं कि देखिए, कोरोना एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए जो लोग ज़्यादा संपर्क में आते हैं वो वल्नरेबल हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, ब्यूरोक्रेट हों, जर्नलिस्ट हों, और आप देखे होंगे कि यही 3 कैटेगरी के लोग ज़्यादातर आपको कोरोना संक्रमित दिखते हैं। मैं माननीय शिवराज सिंह जी के साथ कई समय रहा हूँ और मैंने देखा है कि वो काफ़ी ज़्यादा सचेत थे। मैंने मास्क उनके मुंह से हटते हुए नहीं देखा, सिर्फ मीडिया ब्रीफिंग्स को लेके लगातार सैनिटाइजेशन, जहां पर भी आवश्यक होता था दूरी थी, परंतु उसके बाद भी वो संक्रमित हो गए, क्योंकि कोरोना को लेके कोई भी एक ऐसा व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं सारे अगर दिशा निर्देश पालन करूंगा तो भी मैं कोरोना से संक्रमण से बच सकूंगा। ठीक है, परंतु आज उन्होंने एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करते हुए स्वयं वो आइसोलेशन की तरफ गए हैं। उन्होंने सभी को समझाइश दी है कि जो उनके संपर्क में आए हो वो कोरोना का टेस्ट कराएं, और आप आने वाले समय में देखेंगे आज लगभग उन सभी लोगों ने टेस्ट करा लिए हैं। परंतु इस समय ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कोरोना को राजनीतिक चश्मों से ना देखें। ये ना तो धर्म देखती ना दल देखती, तो सब लोग अपने अपने लेवल पर एक उदाहरण पेश करें ताकि ये सामाजिक एक लड़ाई के रूप में लड़े, ना कि इसको हम एक राजनीतिक लड़ाई बनाएं। जगदीश जी,
कई बड़े सवाल भी खड़े हैं मध्य प्रदेश के सामने कि आखिर पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी से इतने मामले सामने क्यों आ रहे हैं, हमारी राजनीतिक बिरादरी से इतने मामले सामने क्यों आ रहे हैं। साफ तौर पर बड़ी वजह है, आपने और हमने बीजेपी कांग्रेस दोनों के पार्टी कार्यालयों में जब आवागमन से जुड़े नेताओं को देखा है तो हमने देखा है कि उसके साथ एक भीड़ भी जुटती है और कई बार ये जो आने और जाने वाले नेता हैं ये अपने साथ अपने क्षेत्र से समर्थकों का हुजूम भी लाते हैं। आप सावधानी बरतते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र से आए सैकड़ों लोगों के लिए क्या सावधानियां हैं? क्या हर के हाथ में महंगे सैनिटाइज़र की बोतल है? क्या हर के पास महंगा मास्क है? क्या हर के पास रहने की खाने की महफूज व्यवस्था है? ये बड़े सवाल होते हैं। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति चलती रहेगी, ये कोई ब्लेम गेम नहीं है, लेकिन रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, ठिठकना पड़ेगा, क्योंकि ये एक राजनेता बड़ी शिद्दत से तैयार होता है, समाज का सबसे मूल्यवान एसेट होता है वो। लेकिन यहाँ मसला सिर्फ उसकी मूल्यवान जिंदगी का ही नहीं है, समाज की भी जिंदगी उससे जुड़ी है, कम्युनिटी स्प्रेडिंग के खतरे हैं। किस तरह देखते हैं आप इस चुनौती को? शरद जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि राजनेता सबसे बड़े उदाहरण हो सकते हैं कोरोना से सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश देने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से यही नहीं हो रहा है। आप देखिए कि मंत्री बनने के बाद जो लोग नए नए मंत्री बने उनके बंगलों में किस तरह से भीड़ उमड़ी, और आज भी बड़ी संख्या में राजधानी भोपाल में कोरोना, में तो करूँ भोपाल समेत ग्वालियर समेत कुछ शहरों में कोरोना विस्फोट हो गया है। बावजूद इसके न तो नेता न उनके समर्थक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले तो राजनेताओं को इस बात पे सख्त होना पड़ेगा कि हम अपने बंगलों पे, राजनीतिक दलों को ये तय करना पड़ेगा कि हम अपनी पार्टी कार्यालयों पर भीड़ नहीं जुटाएंगे। राजनीति दशकों से होती आ रही है, दशकों तक होती रहेगी, राजनीति रुकने का काम नहीं है। लेकिन कोरोना की जो महामारी है ये जितना भीषण रूप लेती जाएगी, ये देश प्रदेश तो समाज के लिए उतनी ही जानलेवा बनती जा रही है। आप देखिए कि अनलॉक 1 और अनलॉक 2 में जिस तेजी से मरीज बढ़े, जिस तेजी से संक्रमण की चेन टूटी, इस संक्रमण की चेन जिस तरीके से बढ़ी, इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार को मजबूरन फिर 10 दिन का लॉकडाउन करना पड़ा। और आम आदमी को भी ये समझना होगा, शरद जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आम आदमी जब ये देखता है कि उसके जो अपने आदर्श हैं, उसके अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, वही भीड़ जोड़े बैठे हैं। आज ही एक मंत्री के बंगले का वीडियो आया है जिसमें कम से कम 50 लोग उनके साथ खड़े हुए हैं और उसमें से अधिकांश लोग मास्क नहीं पहने हैं। तो बराए मेहरबानी नेताओं को कम से कम एक इस बात का उदाहरण तो पेश करना चाहिए, क्योंकि मंत्री जो है वो समाज के कलश हैं और वो उनको कलश के रूप में जनता देखती है, वो आम आदमी नहीं है, वो लोगों के लिए उदाहरण है। तो जब आप आदर्श बनेंगे, आप उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, तब लोग इसको मानेंगे। आप अपने बंगलों पे भीड़ जोड़ेंगे, पार्टी कार्यालयों में बैठकों का दौर जारी रखेंगे, लोग नहीं मानेंगे। लोग बहुत बेहद हल्के से ले रहे हैं। इसकी तकलीफ उन्हें तब होती है जब वो इससे ग्रसित हो जाते हैं। तो सबसे पहले जवाबदारी हालांकि मैं मानता हूं कि 3 श्रेणी ऐसी हैं, एक राजनेता, एक पत्रकार और दूसरा जन कल्याणकारी कामों से डायरेक्ट जुड़े अमले के कर्मचारी और अफसर। सबसे ज्यादा कोरोना का खतरा इन तीनों पे मंडरा रहा है, क्योंकि ये चाह के भी क्वारंटाइन नहीं हो सकते, ये चाह के भी घरों के अंदर नहीं हो सकते। निश्चित रूप से इनके काम होते हैं, लेकिन इन कामों के बीच में वो सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन करें, ये बेहद जरूरी है, क्योंकि वो जो उदाहरण पेश करेंगे जनता उसे फॉलो करेगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अब्बास हफीज साहब, ये एक बड़ा सवाल है जो जगदीश जी ने बात की है, क्योंकि बंगलों पर भीड़ बड़े निरपेक्ष भाव से दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं के यहाँ लग रही है, और लगेगी इसलिए भी क्योंकि उपचुनाव सामने है। आपके यहाँ भी डेलीगेशंस आते हैं, बीजेपी के यहाँ भी डेलीगेशंस आते हैं, और चूंकि ये समय उपचुनाव का है और उपचुनाव भी ऐसा जो आम चुनाव जैसा है, इसलिए कोई मनाही नहीं है। आइए, 8, 10, 12, 15 लोगों का हुजूम किसी बड़े नेता को घेर लेता है, ज्ञापन दिया जाता है, ज्ञापन पर आश्वासन सामने आता है, ये सब बहुत चुनौतीपूर्ण है। आपके यहाँ भी मेहमान आते हैं, बीजेपी के यहाँ भी मेहमान आते हैं, प्रेस को बुलाया जाता है, भीड़ लगती है। आखिर कोई गाइडलाइन तो बननी चाहिए, क्योंकि आखिर हम खतरे में किसको डाल रहे हैं? अपने को डाल रहे हैं आप, और उसी के साथ सोसाइटी को भी जोखिम में डाल रहे हैं। इस पर एक बड़ी पहल की ज़रूरत तो है, और दोनों पार्टियों को, चूंकि उपचुनाव सामने है, एक बेचैनी चुनाव के पहले सामने आती है। मैं आप तीनों के सामने एक बात रख रहा हूँ। मैंने एक एजेंसी में जब मैं नौकरी करता था
तो मैंने एक ऐसे नेता के परिवार में बात की थी जो एक मुश्किल से गुजरे थे। उस परिवार ने मुझे बताया कि चुनाव के समय संबंधित नेता जो विधायक भी रहे वो 3 बार शेविंग करते थे चुनाव के समय, जिससे वो फ्रेश दिखें, और कम से कम दिन में हर बार 6 घंटे के अंतराल में वो स्नान करते थे। एक नेता की तकलीफ ये है कि वो बीमार नहीं हो सकता, वो फ्रेश दिखे, वो कभी ये ना कहे कि मैं थक गया हूं, लेकिन ये सुपरमैन थका देगा सर। जी शरद जी, सबसे पहले तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं हमारे द्विवेदी जी ने भी, और आपने भी जो बात कही, आप लोगों का तजुर्बा हम दोनों से बहुत ज़्यादा है और उसका मैं सम्मान भी करता हूं। लेकिन आप अगर देखें तो कमलनाथ जी ने कंपैरेटिवली अगर हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी कम किया हुआ है, काफ़ी सीमित किया हुआ है दौरों के ऊपर। बल्कि हम पे तो आरोप लगने लगा था कि भाई दौरे हम नहीं कर रहे हैं, हम तो मुख्यमंत्री निवास तक सीमित रखे हुए, हम कमलनाथ जी के निवास तक सीमित रखे हुए हैं अपनी सारी चीज़ों को। हमारे आप कार्यालय पर अगर आके देखें तो उसको भी हमने बहुत सीमित किया हुआ है, और वहां पर भी लोगों को बुलाने का हमने बहुत ही ज्यादा, कम से कम जितना हो सके वो लोग आ सके वहां पर, ये किया है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो दूसरी तरफ से हमारी अपेक्षाएं पहले से भी ऐसी थी, क्योंकि जब कमलनाथ जी अपनी सरकार, जब विश्वास मत की बात हो रही थी तो लॉकडाउन की बात की अप्रत्यक्ष तौर पर बात भी की गई थी, मॉल्स बंद किए गए थे, सारी चीजें थी, विधानसभा को ये बंद किया जाना था, स्थगित किया जाना था, पर भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त भी नहीं माना। उस वक्त भी भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का कहना था कि तमाशा बना लिया है कोरोना को। देखिए, ये बहुत ही दूरागामी सोच जो होती है, एक विजन जो होता है, उसके साथ बहुत से राजनेता चलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर राजनीति में आप अक्सर एक बात कहते हैं, विनेबिलिटी एक फैक्टर बन गया है। मैंने आपसे अक्सर सुना है वो चीज, आप जब हम लोगों के बारे में बात करते हैं तो यही आज भारतीय जनता पार्टी विनेबिलिटी के लिए ग्रीन जोन से रेड जोन जैसे भोपाल में कार्यकर्ताओं को लाके तथाकथित सदस्यता अभियान चलाना, ये कहाँ तक सही था? ये सारी बातें, बहुत सी चीजें जनता ने देखी हैं। पर मैं आपसे सहमत हूं, अगर कांग्रेस पार्टी भी कहीं इस तरह का हुजूम लगाती है तो हम उसको कंट्रोल करना चाहिए, हमको, हम करेंगे। लेकिन हमारा जो मामला है बहुत कम है, और भाजपा इस वक्त सत्ताधारी दल भी है, उसको समझना होगा कि उसकी प्राथमिकता इस प्रदेश को चलाना है, ना कि इस वक्त उपचुनाव की तैयारी, जो उपचुनाव वैसे ही स्थगित हो गए। जी आशीष जी, क्या कहेंगे आप? जी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर, बीजेपी के ऊपर और बड़ी जिम्मेदारी है, आप सत्ताधारी दल हैं। जी देखिए, मेरे भाई अब्बास ने थोड़ा सा राजनीतिक पुट देने का प्रयास किया, परंतु फिर भी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की पूरी जनता जानती है कि 23 मार्च से पहले कमलनाथ जी ने किस तरह से अपने नाकारापन का परिचय दिया था। अब मैं 23 मार्च की बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो चूंकि हम सरकार में हैं तो आपको हमारे नेता जो सरकारी जिम्मेदारी में है, निश्चित ही वो आपको दिखेंगे और मीडिया की नज़रें भी उन पर होंगी। परंतु मैं जगदीश जी से ही पूछना चाहता हूँ, बड़ा आदर करता हूँ, क्या हम एक सब्जी मंडी की तरफ जब कैमरा घुमाते हैं तो वहाँ पर हमें सोशल डिस्टेंसिंग पालन होती हुई दिखती है? क्या पान की दुकान पे दिखती है? क्या किसी गली मोहल्ले की दुकान पे दिखती है? तो बात यह कि सिर्फ नेता नहीं, जब तक जनता नहीं समझेगी, जब तक समाज नहीं समझेगा, हम कितने भी नियम बना लें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा। एक बात। दूसरा विषय, देखिए, नेता जनता से होता है, उसकी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है, उसको स्वयं से कोरोना से तो बचाना है, परंतु लोगों को भूख से भी बचाना है और उनकी भी चिंता करनी है। और वो जब उनका कार्यकर्ता उसके दर पर आएगा तो उससे मुंह नहीं मोड़ सकता, वो स्वयं मास्क लगा सकता है, हाथ कर सकता है, परंतु जब एक लोगों की एक भीड़, एक हुजूम उसको घेरता है तो वो असहाय महसूस करता है। तो हमें इस बात की कद्र भी करनी चाहिए कि हमारे नेता 23 मार्च के बाद लगातार निरंतर 18 घंटे जनता की सेवा में लगे रहे, और मध्य प्रदेश ने जो दूसरे राज्यों की अपेक्षा नेशनल एवरेज से बेटर किया, उसमें शिवराज जी का एक बहुत बड़ा योगदान है, उनके नेतृत्व का योगदान है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि समाज को, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो पत्रकार हो, हम सभी को मिलकर एक उदाहरण पेश करना पड़ेगा। जी, अब हफीज साहब आप कुछ कह रहे थे। हमारी महाराष्ट्र की और छत्तीसगढ़, तमाम प्रदेशों की, राजस्थान का मुकाबले में देखें तो टेस्टिंग भी बहुत कम है। इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार को टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए और कंटेनमेंट जो जोन हैं उनको चिन्हित करके खत्म करना चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए, नहीं तो लॉकडाउन पर लॉकडाउन होते रहेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। जिंदगी मुश्किल हो गई है लोगों की, लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है। आज अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए आशीष जी आप लॉकडाउन तालाबंदी कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप मास टेस्टिंग के साथ अगर कंट्रोल करने में सफल हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हम नंबर्स देखते हैं, पर वहां पर टेस्टिंग के बाद जो कंट्रोल किया जाता है वो भी एक बहुत बड़ा वो है। दिल्ली में भी देख रहे हैं, तमाम जगह देख रहे हैं। अगर पता ही नहीं चलेगा तो क्या होगा? जी, और आप सरकारी अस्पतालों को देख लीजिए, उनकी हालत यह है कि आज प्रदेश का मुखिया भी वहां भर्ती नहीं हो सकता। यहाँ मध्य प्रदेश के भोपाल में कैसे सुन लेते हैं फिर एक कंक्लूडिंग रिमार्क लेना बहुत जल्दी, 30 सेकंड
सेकंड में जी अभी सुनाइए सुनाइए आशीष जी। अब्बास जी देखिए, मेरे मुखिया ने तो चिरायू हॉस्पिटल चुना जहां पे जनता भी भर्ती है, कोई एक स्पेशल नहीं, हमीदिया भी उसने है, तरीका हमीदिया नहीं भी है। अपनाया। परंतु अगर शिकायतें आपके नेता होते हमीदिया तो की आई शायद हैं। दिल्ली के एम्स या किसी विदेश में भर्ती हुए कमलनाथ होते। जी तो एक हमीदिया बात, अस्पताल में आपने भर्ती हुए टेस्टिंग थे, रिपोर्ट देखिए। की बात हुई तो सिर्फ टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है फेटालिटी रिपोर्ट, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी रिकवरी रेट। उन सब में मध्य प्रदेश बहुत बेहतर है। जब आंकड़े ही नहीं आएंगे आशीष जी सही मायनों के अंदर, देखिए तो आप सच्चाई को स्वीकार है, हम वापस से राजनीति करने लगे। मैं वही कह रहा हूं, देखिए हम राजनीति करने लगे, हम राजनीति करने लगे। हमें स्वीकारना होगा कि 18 घंटे लगातार काम करने का एक जो उत्कृष्ट उदाहरण इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पेश किया, उसको आपको भी स्वीकारना चाहिए। वो जगदीश जी के रूप में नहीं निकल के आए। जगदीश जी कंक्लूडिंग रिमार्क सर। जगदीश जी आपका। शरद जी, मेरा फिर वही कहना है कि मेरा शरद जी कहना इसमें यह है कि फिर कोरोना को लेकर हमने बहुत अच्छी एक बातचीत शुरू की थी, एक डिबेट शुरू की थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ मुड़ जाती है। और कहीं ना कहीं इसमें व्यक्ति जो है, चाहे आशीष जी बड़े अच्छे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी लर्नेड हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी पार्टी का पक्ष रखते रखते दूसरों में कमियां निकालने लगते हैं। वक्त इस बात का नहीं है साहब, आप कमियां मत निकालिए। किसने कम बैठकें की, किसने ज्यादा बैठकें की, कौन कम कर रहा है। निश्चित रूप से आशीष जी ने बड़ी समझदारी की एक बात की कि साहब नेता है, जनता के प्रति उसके अपने दायित्व हैं। कौन रोक रहा है जनता के प्रति दायित्वों को निभाने से? किसने कहा आप जनता से मत मिलिए? निश्चित रूप से आप मंत्री हैं और नेता हैं तो जनता से आपको मिलना पड़ेगा, लेकिन ये किसने कहा कि आप बिना मास्क लगाए मिलिए? ये किसने कहा कि आप बंगलों पे 500 लोगों की भीड़ जोड़िए? ये किसने कहा कि वो भीड़ मास्क नहीं लगाए तो आप उसे ताकीद नहीं करिए? सारी जब तक आप सावधानियां नहीं बरतेंगे ये कोरोना कंट्रोल में होने वाला नहीं है। और मैं एक बात से बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूं, प्रशासन को भी इसमें मानवीयता शब्द जरूर मैं कर रहा हूं इन्वर्टेड कॉमा में, कि मानवीयता को आधार बनाते हुए सख्ती करना चाहिए, वरना लॉकडाउन से आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की कमर टूट रही है। निम्न वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, निजी उद्योग, ये सारे के सारे लोग इससे बहुत जबरदस्त रूप से प्रभावित हो रहे हैं। और अगर ऐसा ही चला तो ये लॉकडाउन, शरद जी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, लोगों को भूखे मरने पे मजबूर कर देगा। इसलिए लॉकडाउन हल नहीं है, लोगों को जागरूक करना हल है। लोग समझें, और लोग जब तक नहीं समझेंगे तब तक कोरोना शरद जी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। बहुत आपने महत्वपूर्ण बात की है और एक दो बिंदु जो मुझे लगते हैं मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। मुझे ये लगता है कि क्या उपचुनावों ने राजधानी भोपाल में कोरोना की फिजा को बिगाड़ा है, ये एक बड़ा सवाल मैं आप सबके सामने खड़ा कर रहा हूँ। इंदौर हमसे बड़ा है हर मायने में, वहाँ ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हालात थे, लेकिन आज लॉकडाउन में हम हैं, यानी प्रदेश की राजधानी है और इंदौर में लॉकडाउन नहीं है। और वहाँ व्यापारी ये मांग कर रहे हैं कि साहब आप तो हमारी दुकानें खोलिए, साल भर की तैयारी है, हमारे त्यौहार का मौका है। बड़ी बात है। इसके लिए मैं फिर कहूँगा कि कौन जिम्मेदार है इस सवाल में मत उलझिए, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हम अपनी जिम्मेदारी कुछ भूले हैं? राजधानी में बड़ी संख्या में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आ रहे हैं दोनों पार्टियों के, और क्या वो अपने साथ एक कंटिंजियस डिजीजेस के वायरस भी लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना से लड़ना मिलकर है। कोरोना न बीजेपी को पहचानता है, न कांग्रेस को पहचानता है, न अमीर को पहचानता है, न गरीब को पहचानता है। और यही वजह है कि कोरोना का वायरस ऊपर से लेकर, शिखर से लेकर नीचे एकदम सड़क तक, अर्श से फर्श तक वो आता है और वो सबको परेशान करता है, सबको संक्रमित करता है। हम सबको लड़ना होगा इससे, और लड़ने का एक ही तरीका है कि आप किसी राजनेता से अपेक्षा मत रखिए, आप भी संभलिए। हालांकि ये बिल्कुल ठीक बात है जो इंदौर में हमने देखा कि आप किसी गरीब के ठेले को जब उलट देते हैं तो उसकी दुनिया ही उलट जाती है। ये भी मत करिए, उसका भी लिहाज करिए, मानवीय संवेदना के साथ आइए और थोड़ा थोड़ा इंदौर से प्रेरणा लीजिए सर, कि सुमित्रा महाजन भी आ जाती हैं और वो अपने प्रशासन, अपनी सरकार के प्रशासन पर आवाज़ उठाती हैं। भोपाल की ये चुप्पी कई बार बड़ी खटकती है, खलती है, परेशान करती है। बीजेपी यहाँ भी है, कांग्रेस यहाँ भी है, इंदौर की तरह हम क्यों मालवा के रंग में रंग नहीं जाते हैं? ये भी सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूँ। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।